नमस्कार साथियों। आज मैं उपस्थित हूँ मिशन सिलेक्शन कोचिंग संस्थान बाराबंकी में, जिसके डायरेक्टर आदरणीय राजेश सर हैं। और हमारे बीच में अभी वर्ष 2022 की सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा में एपीओ के पद पर चयनित हुए आदरणीय जितेंद्र प्रताप सिंह है, जिन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा ये जो एपीओ की हुई है इसमें 16वीं रैंक अर्जित की है। और हमारे इस संस्थान से ही आराध्य मिश्रा, जिन्होंने 5वीं रैंक अर्जित की है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, फिर ये बताइए कि आपने कैसे इसकी तैयारी की। मेरा नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है और मैं जो है तैयारी के लिए मैंने 2017 में एलएलबी पास किया है और उसके बाद मैंने नियमित रूप से अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। तैयारी के लिए मैं 1 वर्ष पूर्व सर के संपर्क में आया। यहीं से मुझे तैयारी के लिए प्रेरणा मिली और मेरी जो तैयारी है वो निम्नतर स्तर से लेकर एक उच्चतर स्तर तक सर ने करवाई, जिसका परिणाम ये रहा कि मैं आज यूपीएपीओ की परीक्षा में सफल हो पाया। एक बात निकल के आ रही है, आपके जानकारी में है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने कुछ समय के लिए पढ़ाई रोक दी थी। जैसा कि लंबा अंतराल है, 13 साल का समय, तो उस बीच में आपने पढ़ाई कैसे बंद कर दी, क्या कारण थे? और फिर पढ़ाई प्रारंभ की, उसके क्या कारण थे और कैसे सफलता अर्जित की, बताएंगे? वर्ष 2001 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के तुरंत बाद परिणाम नहीं आ पाया था। उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मेरी घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। मेरी माँ उस समय काफ़ी बीमार थी। छोटे छोटे भाई थे, 2 छोटे भाई थे और वो मुझसे 7 साल छोटे हैं। तो उनकी एक जिम्मेदारी, तो मैंने उस समय अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन लोगों को एक पढ़ाया, एक उच्चतम स्थान पर स्थापित किया। कुछ समय बाद भाइयों को लगा कि नहीं, हम लोग पढ़ लिए, भैया नहीं पढ़ पाए, शायद इसकी वजह वो लोग रहे या तत्कालीन परिस्थितियां रहीं। तो उन लोगों की प्रेरणा से मैंने पुनः पढ़ाई शुरू की। और चूंकि मैं 13 वर्षों के अंतराल में सामाजिक व्यवस्था का एक भाग बन गया था, तो मुझे विधि में बड़ा इंटरेस्ट था, जिसका परिणाम ये रहा कि मैंने एलएलबी की और एलएलबी के बाद ही मैं सर के संपर्क में आया। जबकि मैंने बीच में 3 साल या 4 साल लगभग प्रैक्टिस की और सर के संपर्क में 1 साल रहा। कुल मिला के मैं 5 साल तक संघर्ष किया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए जितेंद्र जी, ये बताइए कि आपका विवाह भी बहुत छोटे पर हो गया था, आपके बच्चे भी हैं, आपने इस उम्र में जो है 37-38 साल की उम्र में सफलता प्राप्त की, इसमें किसका श्रेय है? निश्चित रूप से मेरा विवाह जो है पिताजी की मृत्यु तत्कालीन घर की परिस्थितियों के कारण बहुत जल्दी हो गया था। 2 बालक हैं, वो एक 9th में है, एक 5th में है। लेकिन जब मैं सर के संपर्क में आया तो मुझे ये लगा कि कुछ करना ही पड़ेगा और कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि मेरी रुचि जो है विधि में बहुत ज़्यादा थी। चीज़ें मुझे बहुत आसानी से आ जाती थी। मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा से क्लियर रहा। जो कहीं भी त्रुटि होती थी सर वहाँ पर उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाते थे मुझे। और यही पत्नी, बालक सभी का ये उत्साह था कि नहीं, अब आप अगर तैयारी करने का मन बना लिए हैं तो आप तैयारी करिए और 1 वर्ष तक हम लोग जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उत्पन्न करेंगे, बस आप अपना बेस्ट दीजिए। जिसका परिणाम यह रहा कि मैं उनकी तरफ से निश्चिंत हुआ और मैंने अपनी सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास किया। ये बताइए, आपका माध्यम क्या रहा इस परीक्षा को पास करने में? मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। तो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम को लोग जो है सेकेंडरी ले रहे हैं कि हिंदी माध्यम के लोगों का चयन नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ कि हिंदी माध्यम का चयन नहीं हो रहा है। मैं स्वयं चयनित हूँ। हाँ, एक छोटी सी कमी है। आप अगर अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आपके शब्दों का जो चयन है, क्योंकि आप कोई शब्द अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ
वही होगा। और जो हिंदी भाषा है, आपको उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, आपको अपनी बात को समझाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं तो अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी सॉरी कह देगा, लेकिन आपको ये शब्द कहना पड़ेगा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और वो क्षमा आपके आचरण से भी दिखनी चाहिए। तो हिंदी माध्यम के लिए थोड़ी परेशानी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जिस समय अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उस समय हिंदी माध्यम के ही विद्यार्थी चयनित होंगे, अंग्रेजी माध्यम की अपेक्षा। एक चीज़ और बताइए कि ये जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है एपीओ में, ये 3 इसके चरण होते हैं परीक्षा के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई, कैसे सफल हुए प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स के लिए मुझे पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे प्रीलिम्स के लिए पीएचडी नहीं करनी है, केवल प्रीलिम्स में अंदर होना है। इसके लिए मैं सर के पास क्रैश कोर्स में रहा। हाँ, पूरा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट, इनके आपको इंडेक्स कंठस्थ होने चाहिए। आप अगर इंडेक्स पर आपको कंठस्थ हो गए तो ये आप मान लीजिए कि आप 100 प्रश्न अगर ला के आ रहे हैं तो आप 60 प्रश्न करने की स्थिति में हैं। फिर आपका अगर अंदर से कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसको 3 बार 4 बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्री में आपका नॉलेज नहीं चेक होना है, बस आपको क्या आ रहा है इतना ही चेक होता है। तो मैं केवल प्री स्तर पर उतनी ही मैं मेहनत किया जितना मुझे प्री में, मेंस के लिए मैं प्री में सेलेक्ट हो जाऊँ या मेंस के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँ, बस मैंने इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की। ये बताइए कि बच्चे जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब मुख्य परीक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, आंसर राइटिंग में फंस जाते हैं, या उनको कैसे लेखन करना चाहिए ये नहीं पता है, क्या चीज़ पहले लिखनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में लिखनी चाहिए, कौन सा कंटेंट लिखना चाहिए। आप सेलेक्ट हुए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा में आपका अनुभव कैसा रहा? ये बहुत सही प्रश्न है आपका। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये एक कला है। मैं मानता हूं कि जितना ज़्यादा आप उत्तर लेखन करेंगे उतना ही आपके लेखन में निखार आएगा। लिखने का तरीका जो मैंने अपनाया, मैंने उसके लिए एक परिचय दिया। अगर कोई भी प्रश्न पूछा गया तो वो कहाँ से जुड़ रहा है, किस धारा पर वो रेलिवेंट है, मैंने उसका परिचय दिया। उसके बाद वो धारा क्या कह रही है, एज ए बेयर एक्ट, जैसा बेयर एक्ट में लिखा मैंने उसको बताया। फिर उसकी जो व्याख्या है उसको मैंने अपने शब्दों में की। जहां आवश्यकता थी मैंने उसके लिए केस दिए, जहां आवश्यकता नहीं लगी मुझे मैंने उसके लिए कोई केस नहीं दिया। अब एक निष्कर्ष वो मैंने लिखा। ये मैं जब लिखने के लिए आया था तो मैं समझता हूँ कि सर के पास मैं जब पहली बार लिख के दिखाया तो सर ने कहा कि ऐसे नहीं लिखना है, लिखने का तरीका आपको बदलना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और सर के दिशा निर्देशों के अनुसार मैंने लिखना शुरू किया। और जब मैं, आप एक बार नहीं 10 बार मैंने लिखा होगा, लगभग पूरे सब्जेक्ट को मैंने 10 बार लिखा होगा। और जितनी बार लिखा उतनी बार ही उन लेखन में धार आ गई, जिसका परिणाम यह रहा कि मैं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हो सका। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने जो मुख्य परीक्षा का लेखन कार्य किया वो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद किया या उससे पहले से भी आप कार्य ये कर रहे थे? मैंने लेखन इसके पहले तो किया, लेकिन जो मुख्य परीक्षा के स्तर का लेखन था वो मैंने प्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही लिखा। चलिए ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू के बारे में जानना चाहेंगे। आपका सबसे पहले ये बताइए कि आपका ड्रेस कोड क्या था? ड्रेस कोड मैंने जो है पैंट शर्ट, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट और टाई, फॉर्मल से टाई, यही पहनी थी। अच्छा, ये बताइए कि कोट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इंटरव्यू में या नहीं होता है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मुझे लगा कि अगर मैं कोट पैंट टाई में जाऊंगा तो मैं स्वयं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, मैं स्वयं असहज महसूस करूं जिस चीज़ को, तो मैं अपना शायद इंटरव्यू बेस्ट ना दे पाऊं। इसलिए मैंने जो है कोट का चयन नहीं किया, केवल पैंट शर्ट टाई। एक चीज़ और बताइए, आपका जो है इंटरव्यू कौन से सर के बोर्ड में पड़ा था? मेरा इंटरव्यू श्री अरविंद
त्रिपाठी सर के बोर्ड में था, वही बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इंटरव्यू में त्रिपाठी सर के द्वारा जो है कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए, क्या प्रश्न थे? 3-4 प्रश्न आप कम से कम बताएं। मेरा जो पहला प्रश्न था वो ये था कि आप यहाँ बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, यह निश्चायक सबूत है कि नहीं। दूसरा प्रश्न उनका ये था कि ला और द ला में क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न जो उन्होंने मुझसे किया वो ये था कि आपने LLB करने के बाद 5 साल तक क्या किया। चौथा प्रश्न अगर बात करें तो उनका ये था कि आप PCSJ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो उन्होंने प्रश्न पूछा, एक उन्होंने गाना गुनगुनाया था, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। ये आप लोक अभियोजक के रूप में कैसे देखते हैं। और इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल 2-3 क्वेश्चन थे। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक कोटेशन कोट किया था संविधान पर, जिसका उत्तर मैं उस समय तत्काल में नहीं दे पाया था, उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी सर से। और जो एक्सपर्ट बैठे थे, एक्सपर्ट ने मुझसे जो है IPC, CRPC और एविडेंस पर ही क्वेश्चन किए। तो ये बताइए, करंट बेस पर आपसे कुछ जो करंट की चर्चाएं चल रही हैं? हाँ, मुझसे MSP के बारे में पूछा गया था कि MSP में कितनी फसलें हैं, और अभी जो MSP बढ़ा है तो कितना बढ़ा है। ये मुझसे करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, ये बताइए, आपका ये पहली परीक्षा थी, पहला ही साक्षात्कार था, पहले में ही सफल हुए हैं, इसके पीछे क्या श्रेय देंगे? और क्या आपने किसी मॉक इंटरव्यू का इससे पहले जो है किसी संस्थान में अनुभव प्राप्त किया था? जी नहीं, ये मैं पहली बार ही प्री उत्तीर्ण हुआ, पहली बार ही मेंस और पहली बार में ही सफल हुआ। इस सफलता के पीछे निश्चित रूप से हमारे आदरणीय गुरु राजेश सर जी, हमारे मित्र आनंद प्रकाश गौतम भाई, श्याम नारायण मिश्रा जी, हमारे सहयोगी जन जिन्होंने मुझे इसको करने के लिए प्रेरणा दी, मेरी पत्नी जो हमेशा प्रेरित करती रही, इन सबका बड़ा सहयोग रहा। मॉक इंटरव्यू की बात की जाए तो चूंकि मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए कई संस्थानों में बात की, उन्होंने मॉक इंटरव्यू की जो फीस बताई थी उतना भी देने में मैं सक्षम नहीं था। चूंकि 1 वर्ष मैं तैयारी कर रहा था, आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमज़ोर थी। मैंने सर से कहा तो सर ने कहा कि आप अकेले के लिए मॉक इंटरव्यू तो मैनेज कराना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मेरे निवेदन को स्वीकार किया और सर ने उस माहौल को बनाया संस्थान में और मेरा मॉक करवाया। और मैं कहीं अलग किसी संस्थान में मॉक के लिए तो नहीं गया, लेकिन सर के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉक किया और यहीं पर किया। 4-5 मॉक करवाए सर ने, उस माहौल को बनाया, मुझसे वैसे प्रश्न पूछे और मुझे उसके लिए तैयार किया, जो मुझे आयोग में इंटरव्यू देते समय बहुत काम आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। आप अंतिम समय में ये बता दीजिए कि जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे APO हो या PCSJ हो या JS हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि जो तैयारी की जाए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी की जाए, वो तैयारी का उच्चतम स्तर होना चाहिए। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप उसको विजुलाइज करिए, समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपके ज्ञान को देखा जाता है कि आपका नॉलेज कितना है, और जितनी ज़्यादा पकड़ आपके बेयरेक्ट पर होगी उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता के चांस पड़ जाएंगे। हाँ, अगर आप अकेले ही तैयारी कर रहे हैं तो नो डाउट, अगर आप इसके लिए अपने को बेहतर मान रहे हैं तो करिए, नहीं निश्चित रूप से किसी भी ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में जरूर रहिए जो आपको इसके लिए प्रेरित करे और एक सही दिशा दे सके। क्योंकि मुझे सही दिशा और दशा मिली, इसका परिणाम रहा कि मैं सफल हो पाया, अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि मैं इस रैंक तक या इस पद तक पहुंच पाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको एक बार फिर से जो है बधाई। और मैं अब राजेश सर से मिलना चाहूँगा। आप राजेश जी हैं, आपका राजेश लॉ सेंटर करके यूट्यूब चैनल भी चलता है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ों को पढ़ाते हैं।
लॉ का हो, PCSJ का हो, JS का हो, कोई भी बच्चा आपसे पढ़ता है और लोग आपकी कोचिंग से सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आराध्य मिश्रा ने 5वीं रैंक अर्जित की है, माननीय जितेंद्र जी ने जो है 16वीं रैंक अर्जित की है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रैंक कोई मायने नहीं रखता है। रैंक प्रथम भी प्राप्त किया जा सकता है, अंतिम भी प्राप्त किया जा सकता है। ये तो निर्भर करता है आपकी तैयारी पर। जो सबसे मेन चीज़ है, एक होता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी का जो उनका मन होता है वो LLB एग्जाम से पहले ही उनके दिमाग में आ जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो LLB करने के बाद उनको पता चल पाता है कि तैयारी भी कोई चीज़ होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो LLB करने के बाद उनको समझ में आता है कि तैयारी होती है। कुछ बच्चे और भी ऐसे हैं जो LLB करने के बाद 2, 4, 6 साल बीत जाते हैं, फिर उनको पता चल पाता है कि तैयारी भी कोई चीज़ है। तो सबसे मेन चीज़ तो निर्भर ये करता है कि आप अपनी तैयारी किस स्टेज पर शुरू करते हैं। अगर आपका स्टेज सही समय पे है तो आपके लिए रैंक कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन एक कहावत है कि जब जागिए तभी सवेरा। ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो LLB कर चुके हैं और अब उनके मन में जिज्ञासा आई है कि मुझे तैयारी करनी है। तो मैं एक बात बता दूं, आप उम्र के चाहे जिस पड़ाव में हो, क्योंकि जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है उसके सोचने और समझने की क्षमता भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। जिसकी उम्र कम होती है नेचुरली उसके सोचने और समझने की क्षमता भी उसी रेशियो में कम होती है। जो कम उम्र का बच्चा है वो जिस चीज़ को समझने में 1 घंटा लगाएगा, अधिक उम्र का बच्चा अगर तेज तर्रार है तो उसको समझने में 15 से 20 मिनट में ही उसके लिए पर्याप्त है। तो उम्र और समय बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जिस दिन से आप तैयारी में आए हैं उस दिन से आपने तैयारी को कैसे निर्वहन किया है, किस स्पीड से आपकी तैयारी बनी रही है, कंटिन्यूटी आपकी बनी रही है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कुछ दिन आए, पढ़े, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट समझ में आया, फिर कुछ सब्जेक्ट नहीं समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो निराश हो जाते हैं। तैयारी आयोग का जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो UPSC का हो या किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो या UPPSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम, UPPSC हो या UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम धैर्य की परीक्षा है, आपके विश्वास की परीक्षा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की परीक्षा है। इस परीक्षा में आपका विश्वास और धैर्य बने रहना चाहिए। आपके उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस दिन आपके उत्साह में, विश्वास में कमी आ गया उसी दिन समझिए आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। यहाँ मायने ज़्यादा ये नहीं रखता है कि आपको कितना आ रहा है, मायने ये रखता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस स्तर का है। और प्रोविजन तो आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा। तो विश्वास, धैर्य का परीक्षा UPSC या UPPSC है। ये निश्चित तौर से एकेडमिक एग्जाम नहीं है। एकेडमिक एग्जाम में एक निश्चित मार्क होता है जिसको आप गेन करके पास हो जाएंगे। यहाँ कोई निश्चित सीमा नहीं है, ये सीमा फ्लक्चुएट होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि यहाँ एक से एक बच्चे तैयारी में आ रहे हैं। तो आप जिस दिन से तैयारी प्रारंभ करें उसी दिन से बिल्कुल आप दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि हमें इसके अलावा कुछ और नहीं करना है और आपको कुछ दिखना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से एक व्यक्ति 3 घंटे थिएटर में बैठ करके पूरी फिल्म की कहानी को याद कर लेता है, कोई रिवीजन वहाँ नहीं होता है, कोई समझाता नहीं है, क्या ये किताबें नहीं याद हो सकती आपको? जो क्लास में आपको समझाया जाता है, नोट्स दिया जाता है, टेस्ट सीरीज कराया जाता है, आपसे क्वेश्चन किया जाता है, उसके बाद भी अगर आपको नहीं याद होता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, आपकी लगन नहीं है, आपकी चाहत नहीं है। अगर आपके अंदर जिस दिन वो लगन, वो चाहत, वो इच्छा शक्ति पैदा हो जाए तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे संस्थान में अभी ये संस्थान की ओपनिंग हुए 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं। ये प्रथम एग्जाम था UPAPO 2021 का। इसमें जो है जितेंद्र प्रताप जी जो 16वीं रैंक अर्जित किए हैं, आराध्य मिश्रा जिन्होंने 5वीं रैंक अर्जित की है,
अभी पता नहीं मैं कितने ऐसे बच्चों को और पैदा करूंगा इस संस्थान से जो प्रथम रैंक तक भी हासिल करके आपको दिखाएंगे। आने वाला समय भी बहुत दूर नहीं है, धीरे धीरे करके मैं उन सभी बच्चों को, बस ज़रूरत है क्या कि टीचर की भी एक लायबिलिटी और दायित्व होता है कि बच्चों को पुश करता रहे, बच्चों में कॉन्फिडेंस भरता रहे। अगर क्योंकि कॉन्फिडेंस ही कम होता रहता है, एक एग्जाम में नहीं हो पाया तो निराशा आ जाती है। निराशा अगर आ गई तो ये टीचर की भी जिम्मेदारी है कि उसको दूर करे। उसका जिम्मेदारी केवल पैसा ले करके एक बार कोर्स कंप्लीट करा देना नहीं होता है। जब तक बच्चे का सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप उसके पीछे लगे रहिए। जिस तरह से एक माँ बच्चे को जन्म देने के बाद जब तक वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, उस बच्चे की गाली भी सुनती है, जो है मार भी खाती है, उसके गंदगी को भी साफ करती है, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ती है जब तक उसको अपने पैर पे खड़ा होकर चलना नहीं सिखा देती है। तो उस तरह से मैं मानता हूं कि एक टीचर की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बच्चा दृढ़ संकल्पित होकर के संस्थान में आया है तो उसके पीछे उसी तरह से उसका लालन पालन पोषण करे जैसे एक माँ अपने बच्चे का करती है। और मैं मानूंगा तभी उस टीचर का जो जीवन है टीचर के रूप में सार्थक होगा, अन्यथा नहीं होगा। पैसा ले लेना, बेवकूफ़ बनाना, ये तो वर्तमान में बिजनेस बन गया है। लेकिन मैं बच्चों से एक बात जरूर कहूँगा, जो नए बच्चे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, अभी एलएलबी प्रारंभ किए हैं या एलएलबी करना चाह रहे हैं या एलएलबी कर चुके हैं या एलएलबी करने के बाद 2-4 साल बीत गए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, विवाहित हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, अगर आप अभी जागते हैं तो अभी सवेरा मैं करके दिखा दूंगा आपके जीवन में। बस ज़रूरत है कि मैं जिस तरह से आपको कहूँगा उस तरह से आपको करना होगा, उस तरह से आपको पढ़ना होगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई मार पड़ेगी, कोई पीटा जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस केवल करना क्या है कि आपको जो मैं बताऊंगा बस उतना भर करना है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और उन सभी बच्चों को जो किसी कारणवश इंटरव्यू से बाहर हो गए हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा से बाहर हो गए हैं या जो तैयारी में आना चाहते हैं, वो अपना विश्वास ना खोएं। निश्चित तौर से अगर उन्होंने ठान लिया है कि मुझे इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में ही सिलेक्शन लेना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है, तो वो कहीं भी किसी भी संस्थान से जुड़ें। लेकिन जुड़ने से पहले इस चीज़ का परख जरूर कर लें कि क्या जहाँ से वो जुड़ रहे हैं, जिस संस्थान से जुड़ रहे हैं, वो संस्थान उनको अंतिम मुकाम तक, उनको उस माँ की तरह जो अपने बच्चे को पालन पोषण करके अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना सिखाती है, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं या नहीं। बाकी उन पे निर्भर करता है। अगर वो मेरे संस्थान से जुड़ते हैं तो मैं पूरे तन मन धन से जरूर ये कोशिश करूँगा और कोशिश करता भी हूँ, करता रहूँगा भी कि हर हालत में बच्चे को उस मुकाम तक पहुँचाऊँ। और उसका उदाहरण यही है, जितेंद्र प्रताप जी हैं, आराध मिश्रा जी हैं, जिन्होंने पहली बार ही कोचिंग में पहला एग्जाम था, फर्स्ट टाइम था, जितेंद्र जी का प्रथम प्रयास था, प्रारंभिक परीक्षा का भी, मुख्य परीक्षा का भी, इंटरव्यू का भी। इन्होंने कभी भी इस इंटरव्यू में या मुख्य परीक्षा में असफलता का मुंह नहीं देखा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गारंटी लेता हूं कि जो बच्चे हमारे यहाँ आएंगे उनको नहीं देखना पड़ेगा। हाँ जरूर ठीक है, देखना पड़ेगा, लेकिन वो दिन भी मैं दिखा दूंगा जिसको आप सपने के रूप में संजोए हैं। और उसके उदाहरण है, हमारे संस्थान से प्रारंभिक परीक्षा में 12 से 13 बच्चे चयन हुए थे, चयन हुआ उनका, और PCSJ में भी चयन हुआ, मुख्य परीक्षा में भी आधे से अधिक बच्चे चयनित हुए। ठीक है, ये एग्जाम में धीरे धीरे छटनी होती है, तो छटनी तो होगी ही, लेकिन जो दृढ़ संकल्पित होगा, लगा रहेगा, उसको अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, उसमें से अभी इंटरव्यू ले रहे थे आनंद प्रकाश जी, खुद इन्होंने 1 से अधिक बार इंटरव्यू दिया है, वो मुख्य परीक्षा दिया है, किसी कारण बस नहीं सफलता हो पा रही। उस पर मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या कमी और कहाँ से रही है, और निश्चित तौर से उस पर इतनी तेज़ी से मेहनत की जा रही है कि आने वाले समय में वो रिजल्ट के रूप में आपके सामने होगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जितने भी नए बच्चे हैं, वो कोशिश करें किसी न किसी संस्थान से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि संस्थान से जुड़ने से आपको दिशा निर्देश मिल जाता है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये पता चल जाता है। आपका रास्ता बहुत आसान कर दिया जाता है संस्थानों के माध्यम से। आप कहीं भी जुड़िए, किसी भी संस्थान में जुड़िए, मैं ये नहीं कहता आप मेरे संस्थान में जुड़िए, आप किसी भी संस्थान में जुड़िए, बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि क्या वो आपको अंतिम मुकाम तक पहुँचाने में सक्षम हैं या नहीं, इसकी पहचान जरूर थोड़ा सा कर लीजिएगा। मैं इसी के साथ अपनी बारी को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपके संस्थान से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। आदरणीय जितेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई, और आपसे एक उम्मीद के साथ कि अब आने वाले समय में आप अपर जिला जज के पद पर नियुक्त होंगे, इसी मंगल कामना के साथ आपको धन्यवाद। एक क्वेश्चन जितेंद्र जी, आपके साथ में जिन बच्चों ने तैयारी की, प्रारंभिक परीक्षा दिया, मुख्य परीक्षा दिया, किसी कारणवश वो नहीं सफल हो पाए, आप सफलता के अंतिम मुकाम तक पहुँचे, आप अपने उन साथियों को एक बार जरूर मार्गदर्शित करिए और उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा भरने का कार्य करिए, जिससे उनको भी लगे कि मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ है तो मैं भी उसी पीछे ही हूँ और मुझे भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाली परीक्षा में भी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। मैं जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे साथ मेरे 3 और मित्र थे। एक आनंद प्रकाश गौतम भाई, मंगल वाल्मीकि जी और श्याम नारायण मिश्रा जी। हम 2 लोगों का चयन मुख्य परीक्षा में हुआ, मंगल वाल्मीकि जी का, वो इंटरव्यू से बाहर हुए, और 2 लोग मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। मैं जिस दिन से सफल हुआ या जिस दिन उन लोगों का रिजल्ट आया, मैंने उसी दिन से उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरने का कार्य किया, और मैंने यहाँ तक उन लोगों से कहा कि अब आपका चयन कराना मेरा लक्ष्य है। आपको संसाधन की दिक्कत आ रही है तो संसाधन मैं उपलब्ध कराऊंगा, कहीं पर भी कोई समस्या आ रही तो मैं उसके लिए सदैव उपस्थित हूं। बस भाई पढ़ना आपको है, आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में और सही जगह पे लगा देंगे, निश्चित रूप से आप मेरे साथ मेरे भाई के रूप में सहायक अभियोजन पदाधिकारी बन के सफल होंगे। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सर।